बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर का मैं होम साइंस का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय यानी RMLU का। यही पेपर जो है 2023 के एग्जाम में यही पेपर कराया गया था, जैसा कि आपके 2024 के जो एग्जाम का पेपर लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है, जैसा कि CCSU का भी आने वाले समय में एग्जाम है और MGKVP का भी आने वाले दिनों में एग्जाम है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिनमें अभी एग्जाम बाकी हुआ है। और ये अवध विश्वविद्यालय का तो क्वेश्चन पेपर ही है, इसलिए उस यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होगा। पूरा का पूरा पेपर जो लेके आया हुआ हूँ, इसका आज मैं जो है इसका सोल्यूशन भी कराने का प्रयास करूंगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो देखेंगे इसके जितने भी प्रश्न हैं, आप चाहे तो अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में सभी प्रश्नों को उत्तर लगाकर भी आप कंपलसरी तैयार कर सकते हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका होम साइंस का है। यदि हम पेपर की नेम की यदि हम बात करें तो एडवांस आपका न्यूट्रिशन एंड आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर का नाम है। 2 आवर्स करने को समय मिला हुआ था, 2 ही घंटा। अगले साल भी, इस साल भी 2 ही घंटा करने को समय मिल रहा है। 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर चर्चा किए ले रहे हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसमें जो प्रश्न आपके रहेंगे सभी आपके वेरी शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन रहेंगे। 10 प्रश्न आपको करने रहते हैं, सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य रहता है। 30 नंबर जो है सेक्शन ए से आपके क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कि यदि आपने कुछ भी अभी तक तैयार नहीं किया है तो इतने प्रश्न जो है फटाफट लगाइएगा, ठीक। इतने कंपलसरी आपको तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। चलेगा, यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन क्या होता है, सुपोषण क्या होता है। यदि हम पोषण की बात करें बच्चों, तो पोषण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। पोषण जो है ये जो है न्यूट्रिशन, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। हमें जो है जिंदा रहने के लिए पोषण की जो है आवश्यकता होती है। या फिर हम इस तरह से भी इसकी डिफिनेशन कह सकते हैं कि जो भोजन मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है या फिर खाया जाता है, उस क्रिया को पोषण कहा जाता है। ठीक है, जो भोजन जो है मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है उस क्रिया को पोषण कहा जाता है। चाहे तो इतनी भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो जिस भोजन को हम खाते हैं और उस भोजन को पचाकर हमारे शरीर को जो है ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है और शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, और जिससे हमारा जो है शरीर जो है स्वास्थ्य यानी हेल्थी रहता है, और उसे हम पोषण जो है न्यूट्रिशन कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही इजी इसकी डिफिनेशन है। कंपलसरी आपको इसकी डिफिनेशन आनी चाहिए, प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज डाइट क्या होता है, आहार किसे कहते हैं। यदि हम आहार की बात कर ले तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। यदि हम आहार की बात करें तो ये डाइट होता क्या है। ये जो होता है ये मानव द्वारा जो है ग्रहण किया हुआ है। ये जो डाइट होता है ना, ये मानव द्वारा ग्रहण किया गया एक खाद्य पदार्थ है जो मानव शरीर को जो है पोषित करता है। ठीक है, पोषित करता है, उसे आहार कहा जाता है। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना। यदि हम दूसरे शब्दों में इसकी डिफिनेशन की बात करें तो वह पदार्थ जो खाया गया हो, शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो, और जो शरीर की वृद्धि, शरीर का निर्माण तथा शरीर के तापमान के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे, आहार कहलाता है। इतनी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। फिर अगले प्रश्न को हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द फूड क्या होता है, यानी भोजन किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न बन जाता है। यदि हम भोजन की बात करें तो भोजन है हमारे शरीर को जो है पोषित करने के लिए खाने पीने का जो है एक प्रक्रिया है, और जो हर व्यक्ति को जो है रोजाना करना पड़ती है। इसको, इस प्रक्रिया को जो है रोजाना करनी पड़ती है। ये भोजन जो कहीं ना कहीं देखा जाए मनुष्य के बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन को जो है मनुष्य की प्राथमिकता इसको कहा गया है। मनुष्य को प्राथमिक आवश्यकता क्या है, तो भोजन ही मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। आप फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन में पढ़ा होगा आपने। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजन ही मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। इसकी जो है मनुष्य को रोज इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है भोजन करने की। ठीक है, और यह जो है खाने द्वारा हमें, हमारे जो शरीर में जो खाना खाते हैं, हमारे शरीर को जो है एक ऊर्जा प्रदान करती है, पावर से हमारे शरीर को मिलती है, और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित रखने के लिए मदद मिलती है इससे। तो भोजन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही प्राथमिक अंग है, या फिर इसको कह सकते हैं प्राथमिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। इसलिए इसकी भी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गिव 2 काजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण के 2 आपको कारण बताना है। ये कुपोषण के एकदम कारण की बात करें तो सबसे बड़ा इसका जो कारण होता है ना, कुपोषण का सबसे बड़ा एकदम कारण की बात कर ले तो सबसे पहले हम देखेंगे कुपोषण होता क्या, थोड़ा सा इसके डिफरेंशन पर भी हम चर्चा के ले रहे हैं। कुपोषण होता है कि शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। इतनी डिफरेंशन सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ से इसके 2 जो है कारण भी इसके पूछा गया है। ठीक है, इसकी कारणों की बात करें तो इसका प्रमुख कारण जो होता है बच्चों होता है गरीबी। गरीबी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कुपोषण का बहुत ही कारण हो जाता है, क्योंकि गरीब बच्चों को यानी खाने पीने में कहीं ना कहीं जिल्लत होती है, इसके कारण जो है कुपोषण पनपने लगती है। कुपोषण भी इसका एक प्रमुख कारण है। कुपोषण का जो एक प्रमुख कारण कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो है गरीबी है, ठीक है, निर्धनता है। और इसके बाद हम दूसरे कारण की बात करें तो आहार का सेवन जो है कम करना। जाहिर सी बात है इसका इसीलिए मैंने बोला कि जो है गरीबी कहीं ना कहीं प्रमुख कारण है। जब गरीबी होगी तो जाहिर सी बात आहार का कम ही सेवन कर पाओगे, अच्छे पोषक तत्वों की और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुपोषण के कारण ही है। पोषक तत्वों की कमी हो जाना ही कुपोषण कहलाता, तो जाहिर सी बात पोषक तत्वों की कमी भी इसका एक कारण कहीं ना कहीं देखा जाए। गरीबी भी इसका कारण है, आहार सेवन कम करना, ये सभी कहीं ना कहीं इसके कारण ही है। इतनी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ स्कूल मील्स, यानी जो है स्कूल आहार के लाभ आपको बताना है। स्कूल आहार यानी जो प्राइमरी से लेकर जो नीचे जो सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें जो भोजन की मिड डे जो दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, इसी के बारे में यहाँ से पूछा गया है कि इसके क्या लाभ हैं। इस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। यदि इसकी हम लाभ की बात करें तो ये जो है सामाजिक समानता के मूल्य को बढ़ावा देता है। सामाजिक समानता जो छुआछूत की है इसको एक समानता देता है, क्योंकि विद्यालय जो है सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए समान माना गया है। सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामाजिक समानता के मूल्य को जो है बढ़ावा देता है। और प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को प्रवेश संख्या में वृद्धि भी करता है, ठीक है, गरीब स्तर के बच्चों के लिए। और छात्रों को जो है पौष्टिक भोजन के द्वारा जो है स्वास्थ्य लाभ भी देना इनका लक्ष्य होता है। और प्राथमिक स्कूलों में जो है छात्रों को प्रवेश संख्या में वृद्धि करना है और बिना किसी भेदभाव के जो है एक साथ भोजन करने से जात भेदभाव भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो खत्म होता है। अभी इसके सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके लाभ ही हैं, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, इसको भी बिल्कुल तैयार करना है। यदि हम बैलेंस डाइट की बात करें, यदि हम संतुलित आहार की बात कर ले तो ये जो होता है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा आहार जिसमें जो है सभी प्रकार के महत्वपूर्ण या फिर पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज, प्रोटीन, वसा इत्यादि संतुलित रूप में मौजूद हो, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। यानी आवश्यक पोषक तत्वों की जो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिले वही संतुलित आहार कहलाता है। अब इस तरह से भी आप अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यानी इमोशन, यानी संवेग का क्या अर्थ है। यदि संवेग की बात करें तो बच्चों ये थोड़ा था फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ से इमोशन दिया हुआ है, पता नहीं यहाँ से मिस्टेकली आ गया है या फिर यदि हम इसके संवेग के यदि हम अर्थ की बात करें फिजिक्स के यदि उसके दायरे से देखें तो किसी वस्तु के, सभी को पता होगा इसका फार्मूला संवेग होता क्या है, पी इक्वल टू होता mv। क्या होता है बच्चों, पी इक्वल टू होता mv। यानी संवेग जो होता है ये होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी m, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के, ये आपका वेग दिया हुआ है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को पी से लिखा जाता है, सभी को पता होगा, पी इक्वल टू mv। यानी किसी द्रव्यमान तथा यानी देखा जाए तो वेग के गुणनफल, यानी संवेग और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इतना डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। संवेग जो होता है बच्चों ये एक सदिश राशि होती है। आप सदिश राशि कहते किसे हैं, सदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिसका जो है जो परिणाम होता है, जिसकी जो है दिशा और परिणाम दोनों होती हैं, वो आपका सदिश राशि कहलाते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, आपका सदिश कहलाता है। और अदिश राशि वो होती है जिसमें जो परिमाण तो होता है लेकिन दिशा उसकी कोई निश्चित नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। सभी को पता होगा इसके बारे में, चलेगा। इस पर भी ये भी आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे
कि व्हाट इज द पर्सनालिटी क्या होता है बच्चों। ये प्रश्न जो मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको तो कंपलसरी छोड़ना ही नहीं है। जैसा कि पर्सनालिटी क्या होता है और व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों प्रश्न लगातार दिए हुए हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अब व्यक्तित्व होता क्या है, पर्सनालिटी क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा किए ले रहे हैं। जो विद्यार्थी चाहे तो अपने उनके पास सीरीज या नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो अपने टिक भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उस तरह से भी उनको तैयार करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, यदि हम व्यक्तित्व की बात कर ले, थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में हम इसकी चर्चा करेंगे। यदि हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति में जो होता है कुछ विशेष गुण या विशेषताएं कुछ जो है होती हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों में एक अलग प्रकार के कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं भिन्न भिन्न रहती सभी व्यक्तियों में, एक समान तो गुण पाए नहीं जाते। और जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं, और इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। और व्यक्ति के इन गुणों का संगठन, व्यक्तियों का जो गुणों का जो संगठन होता है ना, यही व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये दोनों प्रश्न आप चाहे तो गूगल भी करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन इनको तैयार बिल्कुल करना है बच्चों, छोड़ना नहीं है प्रश्न। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यदि इसकी हम चर्चा करें तो इसके कारक बहुत सारे हैं। जैसा कि वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम में आपके जो यानी देखा जाए तो पापा में कौन से यानी फैक्टर पाए जाते हैं, वंशानुक्रम। ठीक है, माता पिता में कौन से लक्षण थे पर्सनालिटी के। और एक होता है शारीरिक, यदि इसके हम दूसरे कारक की बात करें तो शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचियाँ, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार कैसा है, विद्यालय कैसा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक ही हैं। ठीक है, इतने आपको लिख देना। आप अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी साथी समूह के प्रकार आपको बताना है। देखिए, किशोरावस्था जो होती है ऐसी एक आयु होती है जिसमें जो है व्यक्ति या फिर यानी बच्चा, व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, इसमें बालक जो है, बालक या बालिकाएं मित्रता के विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। किशोरावस्था जो होती है ये मित्रता के विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, जिसमें बच्चा जो है स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाता है, कहीं ना कहीं यानी समान लिंग के साथ जो है इनका मित्रता होती है। ऐसा यानी लड़के का लड़के के साथ मित्रता और लड़कियों का लड़कियों के साथ मित्रता, इसके धीरे धीरे जो है लड़कों का लड़कियों के प्रति भी मित्रता होता है, वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए किशोरावस्था जो होती है एक मैत्री समूह का ही एक अवधि होती है, इसको हम कह सकते हैं। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। फिर सीधे हम सेक्शन बी के हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है, टोटल आपके प्रश्न जो रहते हैं 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सेक्शन बी और सी तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितने प्रश्न दिए हुए इतने प्रश्न लगा लीजिएगा, ठीक, बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसमें 4 ही प्रश्न करना है, प्रत्येक प्रश्न आपके 6-6 नंबर करेंगे, आपके 24 नंबर जो है सेक्शन सी यानी सेक्शन बी से आपके क्लियर होंगे। और इसके प्रश्नों की चर्चा करें तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि टेल द डिफरेंट बिटवीन द डाइट ऑफ लेस एक्टिव एंड हाईली एक्टिव पीपल, यानी कम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में जो है क्या अंतर होता है ना, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिल्कुल इसके बारे में हमको देख लेना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप टिक लगा लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मेक ए डाइट चार्ट फॉर ए डाइट इन एडोलसेंस, यानी आपका जो किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका आपको बनाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुबह के समय कौन सा भोजन दिया जाना चाहिए, दोपहर में कौन सा भोजन है, और शाम को कैसा यानी डाइट होना चाहिए उनका, ये आपको आहार तालिका आपको समझाना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल, आपका न्यूरोसिड पर्सन यानी सुपोषित व्यक्ति की विशेषता आपको बताना है। ठीक है, सुपोषित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको समझाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, संतुलित आहार की तालिका वाला प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं। मैंने बोला था कि पर्सनालिटी क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा, इसका अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले कारण, इसकी विशेषताएं 100% देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तित्व का प्रश्न बिल्कुल आपको लॉन्ग में तैयार करना है। ये आपको 10 से 15 नंबर यही क्वेश्चन आपको देके मानेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा प्रश्न, ये देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शराब एवं नशीली दवाओं के आपका दुष्पयोग के प्रभाव आपको बताना है। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
शराब नशीली दवाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो उच्च रक्तचाप का कारण भी बनती है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना, बहुत ही ईजी प्रश्न है। एक बार पढ़ना है, रटना कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ लेना, आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि यानी परिवार किस प्रकार नैतिक विकास को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, ये आपको समझाना है। ठीक है, यानी हाउ डज फैमिली आपका इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो गया। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, प्रत्येक प्रश्न आपके 10.5 के रहेंगे। आपके 21 नंबर जो है सेक्शन सी से आपके क्लियर होंगे। यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, कुपोषण क्या होता है, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको लगाइएगा, 100% प्रश्न देखने को मिलेगा आपको पर एग्जाम में। कुपोषण किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एंड माल न्यूट्रिशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण के लक्षण, इसके उपचार आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना है, बिल्कुल देखने को मिलेगा प्रश्न। फिर बैलेंस डाइट क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका शॉर्ट में भी प्रश्न पूछा गया था, लॉन्ग में प्रश्न ही पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको यानी मिस नहीं करना है। व्हाट इज द मेन बाय द बैलेंस डाइट, गिव द प्रॉपर डिफिनेशन, यानी संतुलित आहार से क्या हो रहा है, उचित आपको परिभाषा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्कस द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर आपको चर्चा करना है कि किशोरावस्था में कौन सी पोषण समस्याएं हैं जो उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में आपको जो है चर्चा करना है। इसको कैसे निपटाया जाए, समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, इसका ये सभी कुछ आपको बताना है। लॉन्ग में प्रश्न पूछा गया तो बिल्कुल 4 से 5 शॉर्ट में आपको इसका उत्तर लिखना रहेगा, तभी आपको 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि शिशुओं को प्रतिदिन कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है। यानी व्हाट न्यूट्रिएंट डू द बेबी, यानी बेबीज नीड पर डे, टेल, आपको बताना है। यानी शिशुओं को प्रतिदिन पोषक तत्व, यानी कौन कौन से जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है। देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। सारा का सारा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। आप इतने प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। ठीक है, आप चाहे तो इस पेपर को जो है मुझसे टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं। आप टेलीग्राम पर इसका मैं लिंक दे दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम है, मेरे चैनल के नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप वहां से जो है आप इस टेलीग्राम को वहां से आसानी से डाउनलोड, इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। लेकिन सभी विद्यार्थियों से निवेदन मैं करता हूं कि उनका जो भी पेपर हुआ करे, मुझे भी वो पेपर अपना भेज दिया करें, जिससे अगले आने वाले सालों में ये पेपर जो है विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी आने वाले समय में इसका एग्जाम होगा उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है, मैं पेपर इसीलिए प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पर कि सभी विद्यार्थी इसको देख लें कि पेपर कैसा आया हुआ था अगले साल। और इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ बच्चों से कि पेपर अपना जरूर भेज दिया करें, जिससे जो है अगले साल का भी कोर्स या फिर बच्चों को सहायता मिले इस पेपर से। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।